कादम्बरी देवी हॉल में बैठी किसी को कॉल लगा ही रही होती है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और एक पंडित अंदर आते हुए कहता है, जय राम जी की बहन जी, सब कुशल मंगल है ना? आइए आइए पंडित जी, अभी आपको ही फोन करने वाली थी मैं। बैठिए और कोई शुभ समाचार सुनाइए। कादम्बरी बहन जी, हमने तो आपको एक से बढ़कर एक अच्छे घर के रिश्ते दिखाए हैं आपके बेटे के लिए, पर बात तो आप किसी के आगे नहीं बढ़ने देती। इसमें बताइए मैं क्या करूं? पंडित जी, वो सब लड़कियां अमीर खानदान की थी और इतना महंगा रिश्ता करूंगी तो हमेशा अपनी बहुओं की उंगली पर नाचती रहूंगी। मुझे तो कोई ऐसे घर की सुशील लड़की बता दो जिससे मुझे रिश्ता करना महंगा ना पड़े। अजीब है बहन जी, वैसे एक लड़की है मेरी नजर में, गरीब घर की है लेकिन सुशील और स्वभावी है। हाँ तो लड़की की फोटो दिखाइए ना पंडित जी। जी अभी दिखाता हूँ। इतना कहकर पंडित अपने थैले से उस लड़की की फोटो निकालकर कादम्बरी को थमा देता है और कुछ दिनों बाद कादम्बरी उस सोनल नाम की लड़की के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाती है। उनकी गरीबी और छोटा सा घर देखकर कादम्बरी लड़की की माँ जया से कहती है, देखिए बहन जी, वैसे आप जैसे गरीब और सस्ते घर से रिश्ता जोड़ने का विचार तो नहीं था मेरा, लेकिन पंडित जी ने कहा कि आपकी लड़की बहुत गुणी है तो हमने सोचा एक बार देखने में क्या बुराई है। वैसे बहन जी, मेरी सोनल अपने भाई से छोटी है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसके भाई से पहले उसका घर बस जाए। देखिए वो तो लड़की को देखने के बाद ही कुछ कह सकते हैं ना। बातचीत चल ही रही होती है कि तभी सोनल सबके लिए समोसे लिए वहाँ आती है। उसे देखकर कादम्बरी के बेटे विपुल की नजरें सोनल से हटती ही नहीं। कादम्बरी को भी सोनल में अपनी बहू होने के गुण दिखते हैं, जिसके बाद दोनों पक्षों में बातचीत होने लगती है और रिश्ता तय हो जाता है। कुछ ही समय में विपुल और सोनल की शादी हो जाती है। ससुराल में सोनल अपनी सास की हर एक बात माना करती। एक रोज नाश्ते में सोनल मूंग दाल का हलवा बनाकर परोसती है, जिसे देखकर विपुल कहता है, हलवा, वाह, आज सुबह की शुरुआत मीठे से सही है। बहू, आज तेरा जन्मदिन है क्या? क्योंकि मेरा और इस नालायक का तो नहीं है, या कोई खास दिन हो? नहीं सासू माँ, कोई खास दिन नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही। हाय दया, ऐसे ही मूंग दाल का हलवा बना दिया, वो भी इतने मेवे डालकर। ऐसा है, मेवे घी मूंग दाल तो अपने मायके से नहीं लाई जो ऐसे बना रही है। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अपनी बहू को इतना कुछ सुनाने के बाद भी कादम्बरी उसका बनाया हुआ हलवा पल में चट कर जाती है। सोनल इस बात से बहुत उदास होती है, लेकिन पलटकर उल्टा जवाब नहीं देती। समय बीतता है। एक रोज सोनल फोन पर अपनी माँ से बात कर रही होती है, तभी कादम्बरी वहाँ आ जाती है तो सोनल कॉल कट कर देती है। अरे फोन क्यों रख दिया बहू? बात कर, खूब बात कर। फोन में बैलेंस हम थोड़ी तेरे मायके वाले ही तो भरवाते हैं ना। सासू माँ, वो कल माँ का कॉल आया था, अगले हफ्ते भैया की शादी है, तो मैं सोच रही थी भैया भाभी के लिए कोई तोहफा लेते जाऊं। खबर है मुझे तेरे भाई की शादी है, तुझे जो देना है दे, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखियो, क्योंकि तेरी शादी में तेरे ससुराल वालों को तो कोई भंडार नहीं मिला था। अगर ऐसा था सासू माँ, तो आपने मुझे अपने बेटे के लिए चुना ही क्यों? देख बहू, ज्यादा मत बोल और जाकर शाम की चाय चढ़ा दे। मैं दुकान जा रही हूँ, कुछ देर में लौट आऊंगी। इतना कहकर वो चली जाती है। समय बीतता है। सोनल अपने परिवार के साथ अपनी भाई की शादी में पहुंचती है। शादी का इतना बड़ा मैरिज हॉल देखकर कादम्बरी हैरान रह जाती है। साथ ही अपनी बहू के मायके वालों को महंगे कपड़े पहने चमकते हुए देखकर तो जैसे उसकी आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं और वो मन ही मन कहती है, हे भगवान, मैं कोई सपना देख रही हूँ क्या? मतलब मेरी सस्ती बहू का मायका इतना महंगा कैसे हो गया? अरे समधन जी, कोने में क्यों खड़ी हो आप? लगता है इतनी शानदार शादी देखकर हैरान हो गई हो ना आप। नहीं नहीं समधन जी, ऐसी कितनी ही शादियों में मैं गई हूँ। वैसे लड़की वालों ने काफी महंगा मैरिज हॉल बुक करवा दिया। ना समधन जी, लड़की वालों ने नहीं, लड़के वालों ने, यानी हमने। वो क्या है ना, अच्छे घर से रिश्ता जुड़ा है तो शादी सस्ते में कैसे निपटा देते। अच्छा, अब खाना जरूर खाइएगा, बहुत आइटम रखवाए हैं। मैं जरा अपनी बेटी से मिल लूं, क्योंकि शादी की तैयारी के लिए तो आपने उसे घर नहीं आने दिया। कादम्बरी की समधन उसे ताना मारते हुए वहाँ से चली जाती है और कादम्बरी अचानक अपनी बहू के मायके वालों का ये परिवर्तन देखकर सकते में थी। शादी से घर लौटने पर वो अपने बेटे से पूछते हुए कहती है,
बेटा ये आज क्या देख लिया मैंने, मेरी सस्ती बहू का मायका अचानक महंगा कैसे हो गया? कोई लॉटरी वॉटरी लगी है क्या इसके मायके वालों की? माँ लगी हो चाहे ना लगी हो, आपको क्या करना है? अरे पता तो होना चाहिए ना। सोनल का भाई जिस लड़की से प्यार करता था उसी से शादी की, और वो लड़की करोड़पति है जिसका सारा बिजनेस अब उसका भाई संभालता है। तो इस रिश्ते के कारण अब उनके हालत अच्छे हो गए हैं बस। अच्छा रात बहुत हो गई है, आप जाकर सो जाइए। ये बात सुनकर तो जहाँ कादम्बरी को हैरानी होती है तो वहीं वो खुश भी होती है। अगली सुबह जब सोनल किचन में काम कर रही होती है तभी कादम्बरी आरती की थाली लेकर उसके पास आती है और उससे आरती लेने के लिए कहती है। सासू माँ, अच्छा हुआ आप आ गई। मैं पूछने ही आने वाली थी कि नाश्ते में क्या बनाऊं। अरे बहू जो जी चाहे बना, तेरा ही घर है। अच्छा बहू मैं कह रही थी तुझे अपने मायके वालों की याद आती होगी, तू जा कुछ दिन के लिए मायके चली जा। मैंने तुझे तेरे भाई की शादी की तैयारियों के लिए मायके ना जाने देकर बहुत गलत किया, इसलिए ऐसा कह रही हूँ और कुछ नहीं है। सासू माँ आप बहुत अच्छी हैं। उसी शाम को सोनल कुछ दिन अपने मायके में रहने के लिए चली जाती है और एक हफ्ते बाद जब लौट कर आती है ससुराल में सभी के लिए नए कपड़े लाती है, जिसे देखकर कादम्बरी खुशी से फूल ही नहीं समाती। सासू माँ मैंने तो बहुत मना किया था, उन्होंने जबरदस्ती ही ये सब भिजवा दिया। कोई बात नहीं बहू, समधन जी ने इतने प्यार से दिया है, ये सब तो वापस नहीं लौटा सकते ना। अरे इन्हीं तोहफों के लिए तो तुझे मायके भेजा था। हाय मैंने कभी नहीं सोचा था सस्ती बहू के महंगे मायके से इतने महंगे तोहफे आएंगे। समय बीतता है। कादम्बरी कुछ कुछ दिनों पर अपनी बहू को उसके मायके भेजने के लिए तैयार बैठी रहती, लेकिन सोनल उसकी बात ज्यादातर टाल दिया करती। 2 महीने का समय गुजर जाता है तो एक शाम चाय पीते हुए कादम्बरी कहती है, बहू जब से शादी करके तो इस घर में आई है, एक बार भी विपुल को उसके नए ससुराल में नहीं लेकर गई, तो मैं कहती हूँ एक बार हम तेरे मायके हो आते हैं। हाँ सोनम, वैसे भी तुम्हारे भाई से मिले बहुत दिन हो गए हैं, इसी बहाने उसकी मेरी थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसा आप कहें। चलो सही है, इसी बहाने कुछ दिनों इस कूलर की जगह एसी की हवा, दाल चावल की जगह बढ़िया बढ़िया पकवान तो खाने को मिलेंगे। अगले हफ्ते ही सभी सोनल के मायके पहुंच जाते हैं, जहां उनकी बहुत आवभगत की जाती है। इतने बड़े घर में नौकर जाकर देखकर कादम्बरी को अचंभा होता है और वो अपनी बहू के मायके में आराम से रहती है, अच्छे अच्छे पकवान खाती। तभी एक दिन सोनल की माँ सोनल से कहती है, एक बात तो बता, तेरी सास में कुछ लाशर्म है या नहीं? मुंह उठाकर अपनी बहू के मायके चली आई तो आई, कब जाएगी ये? माँ जी धीरे बोलो, और आप ऐसे क्यों बोल रही हो? समधन है वो आपकी। वही तो, कोई भी सास अपनी बहू के मायके आकर ऐसे मजे से नहीं रहती है। और जब हम गरीब थे तब कभी नहीं आई और ना ही तुझे आने दिया, फिर अब क्यों? माँ चलो कमरे में चलकर बात करते हैं। सोनल अपनी माँ को कमरे में ले जाती है तो उनकी ये सारी बातें दूर खड़ी कादम्बरी सुन लेती है और उसे वो बात इतनी लग जाती है कि वो अगले ही दिन अपने बेटे और बहू के साथ वापस लौट आती है। और अब ना ही वो अपनी बहू को उसके मायके जाने से कभी रोकती और ना ही वहाँ से आए गिफ्ट लेती। इस तरह कादम्बरी अपनी सस्ती बहू के महंगे ससुराल से फायदा उठाने का मोह छोड़ देती है। पूजा हर रोज की तरह आज भी किचन में काम कर रही थी। तभी वो अपने ससुर को किसी से फोन पर बात करता हुआ सुनती है। अरे मोना सुनो ना, कब मुझसे मिलने का प्लान बना रही हो? मुझसे तो अब और दूरियां बर्दाश्त ही नहीं हो रही हैं। अगर तुमने कुछ और दिन मुझे मिलने से मना किया ना तो मैं तो अपनी जान ही दे दूंगा। पापा जी ये क्या, आप माँ जी के होते हुए किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चला रहे हैं? हे भगवान, मेरी सास के तो करम ही फूट गए, वो पापा जी के होते हुए बर्बाद हो गई। बहू ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रही है। मैं सरला से बहुत मोहब्बत करता हूँ। थोड़ा धीरे बोल, वो आ गई तो मेरा दिन खराब कर देगी। नहीं नहीं पापा जी, ये बात छुपाने वाली नहीं है, माँ जी को भी तो इसके बारे में पता लगना चाहिए। अरे बहू तू समझ क्यों नहीं रही है? मैं तेरी सास के सर की कसम खाता हूँ, मैं सिर्फ उससे ही प्यार करता हूँ। सच्ची ना पापा जी, आप माँ जी के अलावा कहीं और तो चक्कर नहीं चला रहे हो ना? नहीं नहीं बहू, अब इस उम्र में कौन ही तेरे ससुर के बुढ़ापे के जाल में फंसेगा, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कोई तो इस बुढ़ापे में मर मिटे। क्या क्या कहा पापा जी आपने? लगता है माँ जी को बुलाना ही पड़ेगा।
आप ऐसे नहीं मानने वाले हो। बहू तू भी ना बहुत मजाक करती है अपने बाप समान ससुर से। पापा जी आप भी ना बहुत कुछ कर रहे हो माँ जी के पीठ पीछे। किशोर इस बात को जैसे तैसे संभाल लेता है, लेकिन सच तो यही था कि किशोर का सरला के होते हुए किसी मोना नाम की औरत के साथ चक्कर चल रहा था। अब देर शाम सरला और किशोर हॉल में बैठे होते हैं, तभी पूजा चाय लेकर आती है। अरे पापा जी क्या बात है, फोन बज रहा है आपका, लेकिन आप उठा क्यों नहीं रहे हो अपना फोन? हाँ हाँ आने दे कंपनी वालों को फोन, मैं भी देख लूंगा उनको। अरे बूढ़े, कब से तेरे नुक्कड़ पर इंतजार कर रही हूँ, कहाँ है? और कब से तेरा फोन लगाए जा रही हूँ और तू है कि फोन ही नहीं उठा रहा। आपने जिस व्यक्ति को फोन किया है उनकी जान को उनकी पत्नी से खतरा है। अब इतना बोलकर पूजा फोन कट कर देती है और वहाँ से चाय का कप उठाकर साइड हो जाती है। इधर सरला के ये सब सुनाने के बाद किशोर को घूर रही होती है। माँ जी मैंने आपको कहा था ना कि पापा जी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन आप मानने को तो तैयार ही नहीं हुई। बहू आज जो नई झाड़ू ली है ना वो मुझे देती जा। सरला मेरी बात समझने की कोशिश करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम जो जानती हो ना बुढ़ापे का दिल थोड़ा कमजोर होता है, तो किसी को भी देखकर धड़कने लगता है। अच्छा ऐसा है क्या? फिर तो मेरा दिल भी कमजोर हो रहा है, तो क्या मैं अब तुम्हारी तरह ही ठरकपन दिखाऊं? अब जैसे ही सरला को पता चलता है कि उसके बुड्ढे का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, तो वो अपने बुड्ढे को झाड़ू लिए पूरे घर में दौड़ाती है। आज तो तेरे इस बुढ़ापे पर जो डुप्लीकेट जवानी चढ़ी है ना वो मैं उतार कर ही रहूंगी। अब जब सरला अपनी बुड्ढी के पीछे भाग रही थी, तभी सरला के घर के दरवाजे पर किसी अनजान का आना होता है। माँ जी कोई औरत आई है दरवाजे पर और वो पापा जी को ढूंढ रही है। अब कौन सी नई चुड़ैल आ गई इस बुढ़े के बुढ़ापे के पीछे की जवानी को देखकर? माँ जी मुझे तो लगता है ये वही है जिसने कुछ समय पहले पापा जी को फोन किया था। सरला दरवाजे पर पहुंचती है तो वो औरत सरला से कहती है, अच्छा तो तू उस बूढ़े की पहली पत्नी है। चल कोई नहीं, इस बूढ़े की दूसरी पत्नी मोना। प्यार से तेरा बुढ़ा मुझे मोना डार्लिंग बोलता है। विश्वास नहीं है तो खुद पूछ ले। सरला मैं बताने ही वाला था कि मैं सरला तू गुस्सा क्यों हो रही है? सरला कुछ बोलती उससे पहले ही वो बेहोश हो जाती है और अब काफी समय बाद जब सरला को होश आता है तो वो खुद को अपनी बहू के कमरे में पाती है। बहू देखा तूने, मेरा बुढ़ा मेरे ही हाथों से निकल गया और वो डायन कहाँ गई? माँ जी आप चिंता क्यों कर रही हो, हम जल्दी ही इसे यहाँ से भगाएंगे। आपकी बहू है ना अभी आपके साथ। मोना तो जब से किशोर के घर आती है तो वो जाने का नाम ही नहीं ले रही होती और पूरे दिन पूजा से कुछ न कुछ बनवा कर ही खाती रहती है। अरे बहू क्या बना रही है? मुझे तो बहुत तेज से भूख लग रही है। भूख लगी है, लेकिन मैं तो अभी आपको 5 आलू के पराठे देकर आई थी, आपको भूख कैसे लग गई? अरे तेरे ससुर मुझे कम परेशान करता है क्या? जब से आई उसके ताने से और ज्यादा भूख लग जाती है। ठीक है, अभी ये पराठे तो माँ जी के लिए हैं। जैसे ही पूजा अपनी सास को खाना खाने के लिए कहने जाती है, इधर सरला के हिस्से के 3 पराठे मोना खा चुकी होती है। ये क्या, आप माँ जी के हिस्से का भी पराठा खा गई? बहू जल्दी दे जो बना है, मुझे किसी काम से बाहर भी जाना है। माँ जी वो क्या है ना, आपके पराठे भी इन्होंने खा लिए। सत्यानाश हो इस करमजली अभागी का, खुद का क्या कम पड़ गया था 5 पराठे जो अब मेरे 3 खा गई। पेट है या कुआं, कभी भरता ही नहीं। सुनो, मुझे कुछ देर बाद फिर कुछ खाने का मन करेगा तो आप बाहर से कुछ अच्छा सा ऑर्डर करवा लो। अब तो किशोर भी अपनी दूसरी पत्नी से परेशान हो चुका था। वो बाहर का भी खाती और घर का भी थोड़ी थोड़ी देर पर खाती ही रहती, जिससे सब परेशान हो चुके थे। देर शाम सास बहू एक साथ बैठे हुए मोना के घर से निकलने की प्लानिंग कर रहे थे। बहू सच कहूँ तो इसे तू इतनी मिर्ची डालकर सब्जी बनाकर दे दे कि 2 दिन तक ये टॉयलेट से बाहर ही न निकल पाए। माँ जी जब इन्हें कुछ खाने का मन कर रहा है या ये कहती है कि भूख लगी है, तो मेरा तो मन होता है इसके खाने में जहर मिला के दे दूं, लेकिन इसके साथ साथ पापा जी भी तो खाते रहते हैं ना। इस बुढ़े को भी साथ में जहर खिला दे बहू, मुझे तो अब ये बुढ़ा फूटी आंख नहीं अच्छा लगता। सास बहू ये बातें कर रही होती हैं, तभी पूजा और सरला देखती है कि मोना सामने से बिस्किट का पैकेट ले जा रही है। माँ जी काश मैंने चूहे मारने वाली दवा डाली होती। बहू
अब और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कुछ भी कर और इसे घर से बाहर कर। जब से ये आई है तब से घर में कुछ अच्छा खाने को मिल ही नहीं पा रहा। हाँ माँ जी, सही कह रही हैं आप। कल मेरे कमरे में आई और मेरा चॉकलेट उड़ा कर खा गई। बता तो भुक्कड़ कहीं की, ना जाने जन्मों की भूखी है। अब पूजा भी सबके लिए खाना तो बनाती है, लेकिन मोना के लिए वो मिर्च वाले पराठे बनाती है, जिसे खाकर मोना का पेट ही खराब हो जाता है। इसके साथ ही किशोर का भी पेट खराब हो जाता है। ये सब तुम्हारी बहू का ही किया धरा है। उसने ही मुझे ये मिर्च वाले पराठे जानबूझकर दिए। लेकिन तुम्हारे साथ साथ मुझे भी तो मरना पड़ गया ना। तुम ना आती, ना मेरे साथ मेरे ही घर वालों का ऐसा व्यवहार करते। इन लोगों ने तो मेरी हालत कुत्तों से भी बुरी कर रखी है। मुझे अब एक पल भी यहाँ नहीं रहना। मुझे अभी के अभी मेरे घर पर छोड़ कर आओ। कभी तो ये लोग कुछ खाने को नहीं देते और कभी देते भी हैं तो मेरी ये हालत कर देते हैं। अरे मेरी माँ, तुझे जहाँ जाना है जा। मैं तो 2-2 शादी करके ही पछता रहा हूँ। तुमसे शादी करके तो मैं इतना पछता रही हूँ। पता नहीं सरला ने तुझसे शादी कैसे कर ली। बड़ा आया बुड्ढा मेरे पे लाइन मारने वाला। ऐसा मारूंगी ना कि सीधा कब्र में जाके पड़ेगा। जब से इस घर में आई हूँ तेरी बीवी और तेरी बहू हर वक्त मुझे टॉर्चर करती रहती है। न सही से कुछ खाना देती है और जो देती है उसमें नजर लगाती रहती है। जा रही हूँ मैं। और हाँ, कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखा देना, वरना इसी चेहरे का ऐसा नक्शा बनाऊंगी ना कोई पहचान भी नहीं पाएगा। मोना तो समझ चुकी थी कि उसके ज्यादा खाने की आदत की वजह से ही पूजा ने उसे मिर्च के पराठे खिलाए हैं। अब मोना तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन किशोर की कोई भी इज्जत नहीं रह जाती और सरला उसे दिन रात ताने देती है। धनी राम का नाम उसके माता पिता ने बड़े ही अरमानों से रखा था, लेकिन कहते हैं ना, जब किस्मत ही गरीब हो तो अमीरों वाला नाम भी किसी काम का नहीं। धनी राम एक गरीब मिट्टी का बर्तन बनाने वाला कुम्हार था। उसके घर में आए दिन कोई ना कोई परेशानी आया करती। ऐसे ही एक दिन धनी राम अपनी बीवी सुंदरी, जो कि दिखने में सांवली थी, उससे कहता है, सुंदरी सगुन कहाँ है? दिख नहीं रही है। देखो कहीं किसी के साथ लड़ तो नहीं रही है ना? हमेशा किसी ना किसी से लड़ते रहती है। तंग आ चुका हूँ मैं इसकी इन सब हरकतों से। आखिर बेटी किसकी है? आपकी ही है ना? कुछ तो गुण होने चाहिए आपके, तभी तो आपकी बेटी कहलाएगी धनीराम। वैसे मुझे कुछ पूछना था आपसे, पूछूं? हाँ हाँ, बेफिक्र होकर पूछो। इसमें मुझसे इजाजत लेने वाली क्या बात है? देखिए, बुरा मत मानना, वैसे आपका नाम क्या सोचकर आपके माता पिताजी ने धनीराम रख दिया? बस नाम के धनीराम हो, लेकिन जेब से कड़के हो आप। अच्छा चलो, मेरा नाम तो फिर भी चल जाता, लेकिन तुम्हारा नाम तुम्हारे माँ पिताजी ने क्या सोचकर सुंदरी रख दिया? हंसी आती है तुम्हारा नाम सुनकर। नाम बड़े और दर्शन छोटे। नाम है, कुछ भी रख सकते हैं। वैसे भी माँ कहती है जब मैं पैदा हुई थी बिल्कुल दूध के जैसी थी। अच्छा, तो अचानक से ऐसे कैसे हो गया? तुम्हारे माँ और पिताजी ने तुम्हें पैदा होते ही धूप में सेकने के लिए रख दिया था क्या बाहर? जो दूध जैसे सफेद से काली कढ़ाई जैसी कलूटी हो गई। देखिए जी, आप ना कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। मैंने आपको इतना ज्यादा नहीं कहा था कि आप मुझे सुनाए जा रहे हो। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। भला टली, जाओ अब शगुन को देखो, पता नहीं किसके साथ झगड़ा कर रही होगी। सुंदरी अपनी बेटी शगुन को ढूंढने चली जाती है, क्योंकि उन दोनों की बेटी शगुन बहुत ही मुंहफट थी। आए दिन उसकी किसी न किसी से लड़ाई हो जाया करती। एक दिन धनीराम मिट्टी के कुछ बर्तन बना रहा था, तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक अमीर आदमी निकलता है। सुनो, यह मिट्टी का बर्तन कैसे दिए? और हाँ, अगर सही दाम लगाओगे तो मैं तुम्हारे यहाँ से ज्यादा बर्तन लूंगा। मालिक, ज्यादा महंगा नहीं है। आपको जितने बर्तन लेने हैं ले लीजिए, सही दाम लगा कर दूंगा। अरे नहीं नहीं, तुम अभी बताओ। वैसे भी तुम गरीब लोग ना बाद में पीछे पड़ जाते हो, उससे पहले तुम अपना हिसाब बता दो। अरे मालिक, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको गलत चीज नहीं दूंगा। आपके लिए यही सही सौदा होगा। हाँ हाँ, समझ गया। अब ज्यादा चापलूसी मत करो, ठीक है? अब एक काम करो, मैं जितना सामान बता दूं पैक करवा के गाड़ी में रखवा दो। धनीराम सेठ की बात मानकर सारा सामान गाड़ी में रख रहा होता है। तभी वहाँ शगुन आ जाती है और अपने पिता को काम करता हुआ देखकर उसकी मदद करने लगती है। सुबह से शाम हो गई। बाप बेटी बात कर ही रहे थे कि तभी सुंदरी आकर कहती है, अरे वाह, आज तो बहुत पैसों की कमाई हो गई। आज मैं कुछ अच्छा बनाऊंगी खाने में। बहुत दिन हो गए सूखी रोटी और नमक खाते हुए।
हाँ बना लेना, पैसे दिखे नहीं तो उड़ाना शुरू हो गया इनका। हम दोनों थके हुए हैं, हमें पानी पिला दो। लेकिन नहीं, पैसे चाहिए इनको। क्या करूं? अब पैसे देखकर खुश होना भी बंद कर दूं क्या? वैसे भी मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ। घर में अगर कुछ अच्छा बनेगा तो मैं ही सिर्फ नहीं खाऊंगी, बल्कि तुम दोनों भी मेरे हाथों का खाओगे। हाँ हाँ पता है, आप हमारे लिए बहुत कुछ करती हो। लेकिन पिताजी, ये कौन था जो इतने सारे मिट्टी के बर्तन खरीद कर ले गए? होगा कोई नेक बंदा जिसे हमारी गरीबी देखकर दया आ गई होगी, या फिर ऊपर वाले का कोई भेजा हुआ फरिश्ता होगा। कोई भी था, लेकिन हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं था। बस ऐसे ही हमारी मिट्टी के बर्तन बिकते जाएं बस। तीनों उस रात को अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाते हैं और ऐसे ही अगली सुबह फिर से वही इंसान बर्तन लेने आता है और ऐसे ही कई दिनों तक हुआ। अब तो धनीराम के पास पैसे भी आ गए थे। बचे हुए पैसों से और बर्तन बनाता वो और बेचता। ऐसे ही एक दिन धनीराम और उसकी बेटी बर्तन बना रहे थे, तभी उनके घर उनकी पड़ोसन शांता आती है। क्या बात है धनीराम जी, बड़े जोरों शोरों से बर्तन बजाए जा रहे हो। आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपको बहुत जल्दी है। कोई आने वाला है क्या आपकी मिट्टी के बर्तन लेने वाला? हाँ बहन जी, एक ग्राहक है जो हर 2 या 3 दिन में आकर कुछ बर्तन लेकर जाता है। बस उनके लिए ही ये बर्तन बना रहा हूँ। अच्छा, आपके हाथ अमीर बकरा फंस गया। जितना लूटना है अभी उसे लूट लो, बार बार ये मौका नहीं मिलता। एक बात बोलूं शांता चाची, जैसा आप सोच रही हो इतने भी गिरे हुए नहीं हैं हम। हमें जितनी जरूरत होगी हम उतनी ही कमाई करते हैं। गरीब है, लालची नहीं। है तो पिद्दी भर की, लेकिन जुबान तो देखो कितनी लंबी निकलती है। आखिर कहाँ से सीखा है? ये सोचना आपका काम नहीं है। आप जाओ, सभी के घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, वहीं ताका झाकी करो। शगुन कितना बोलती है, चुप हो जा। बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, यही मैंने सिखाया है क्या तुझे? नाम शगुन रखने से किसी के अंदर गुण नहीं आ जाते। माफ कीजिएगा धनीराम जी, लेकिन आपकी बेटी बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। शगुन जाओ तुम अंदर। और हाँ, आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। जब तक तुम सुधर नहीं जाती तब तक तुम मुझसे बात तक मत करना। धनीराम की बात सुनकर शांता वहाँ से मुंह बनाते हुए चली जाती है। धनीराम उदास था क्योंकि उसने अपनी बेटी पर गुस्सा जो किया। जब धनीराम अपनी बेटी को मनाने घर के अंदर जाता है तो देखता है कि उसकी बेटी घर पर नहीं थी और वो अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। तभी सुंदरी धनीराम से पूछती है, क्या हुआ? किसे ढूंढ रहे हो आप? बताओगे कुछ या अकेले ही ढूंढते रहोगे? यहाँ अभी अभी शगुन आई थी, कहाँ गई? मुझे दिख नहीं रही है। बताओ कहाँ छुपी है शगुन? शगुन बेटी, शगुन मुझे माफ कर दो। अपने बाबा को देखो बेटा, माफ कर दो। ऐसी जिद नहीं करते, अब बाहर आ जाओ। आप घर में उसे क्यों ढूंढ रहे हो? वो घर के अंदर आई ही नहीं है, उसे बाहर ही ढूंढना पड़ेगा। चलिए उसे बाहर ढूंढते हैं। सुंदरी, आज मैंने अपनी बेटी को पहली बार डांट दिया। मुझे चिंता हो रही है, पता नहीं कहाँ चली गई होगी मेरी बेटी। लेकिन आपने उसे डांटा क्यों? क्या हो गया? आज इतने सालों बाद उसे क्यों डांटा आपने? वो शांता बहन जी को उल्टा जवाब दे रही थी, इसलिए मैंने उसे डांट दिया और उसे कहा कि अंदर जाओ। क्या आप भी ना उस शांता के लिए अपनी बेटी को डांट दिया? उस शांता की तो आदत ही है, घर घर जाएगी और लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कान भरती है। आप भी ना कमाल करते हो। दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी बाहर एक धमकी सी आवाज आती है। सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ हो। धनीराम और उसकी पत्नी दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो लोगों की बहुत भीड़ लगी हुई थी। वो बाहर जाकर देखते हैं तो उनकी बेटी शगुन का एक्सीडेंट हो गया था। शगुन खून में लथपथ और धनीराम उसे गोद में उठाकर अस्पताल लेकर जाता है और डॉक्टर को कहता है, डॉक्टर साहब मेरी बेटी को बचा लीजिए, कोई है जो मेरी मदद कर सके? मेरी बेटी का बहुत खून निकल रहा है, कोई तो बुला दो डॉक्टर को। अरे कोई तो मेरी मदद करो। क्या हुआ? कौन है ये लड़की और इतना खून कैसे निकल रहा है? ये मेरी बेटी है डॉक्टर साहब, गाड़ी से मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, बचा लीजिए इसे प्लीज। मेरी बेटी को बचा लीजिए प्लीज डॉक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन ये तो पुलिस केस है, जब तक पुलिस आके पूछताछ नहीं करती, हमें परमिशन नहीं देती, हम कोई मदद नहीं कर सकते आपकी। डॉक्टर साहब अगर मेरी बेटी का इलाज अभी नहीं हुआ तो मेरी बेटी की जान चली जाएगी, प्लीज इसे बचा लीजिए प्लीज डॉक्टर साहब। ठीक है, लेकिन ऑपरेशन में 4 लाख रुपए लगेंगे, जितना जल्दी हो सके ना इंतजाम कर लीजिए, वरना आपकी बेटी को हम बचा नहीं पाएंगे। 4 लाख का सुनकर धनीराम और सुंदरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
जैसे तैसे अपनी दुकान और घर बेचकर वो पूरे पैसे डॉक्टर को देता है और शगुन का ऑपरेशन होता है। कुछ घंटों बाद डॉक्टर धनीराम को खुशखबरी देता है, अब उसकी बेटी खतरे से बाहर थी। धनीराम और उसका परिवार एक साथ है, लेकिन पेट भरने के लिए वो दुकान नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।